तो चलिए आज बात करते हैं प्रोडक्ट रूल्स के बारे में। तो असल में ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे अलग-अलग 6 प्रोडक्ट रूल्स को समझने वाले हैं। तो ये जो प्रोडक्ट रूल है वो हमारा पहला प्रोडक्ट रूल है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रूल असल में होता क्या है? देखिए, हमारे पास स्केलर और वेक्टर 2 टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन या तो सिर्फ एक वेक्टर फंक्शन या तो एक स्केलर फंक्शन की बजाय हमारे पास अगर दो वेक्टर फंक्शन या तो दो स्केलर फंक्शन या फिर एक वेक्टर और एक स्केलर कुछ इस तरह से दो अलग अलग फंक्शन का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन होता है और अगर उस कॉम्बिनेशन के ऊपर आप वेक्टर ऑपरेटर डेल का यूज करते हैं तो उस पूरे के पूरे इक्वेशन को कलेक्टिवली आप किस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन बन के आता है इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो जैसे कि हम यहाँ पे या तो दो वेक्टर फंक्शन या तो दो स्केलर फंक्शन या तो वेक्टर और स्केलर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उन सभी वेक्टर फंक्शंस के साथ या तो उन सभी स्केलर फंक्शन के साथ हमें ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ये जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सभी को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं थिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये या तो डॉट टाइप का मल्टीप्लिकेशन है या तो क्रॉस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। और इन डॉट टाइप के मल्टीप्लिकेशन में और क्रॉस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में हमारे जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सभी बेसिक प्रिंसिपल्स अलग अलग तरह के हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? उन सभी बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पे माइंड करना पड़ता है। और दूसरी बात ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर दोनों टाइप के इक्वेशंस को मतलब कि दोनों टाइप्स के वेक्टर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, उसी तरह से इन सभी इक्वेशंस में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी हो सकती है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकती है और डॉट और क्रॉस दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसके कारण यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बनते हैं वो इक्वेशंस कैसे होते हैं? सोल्व करने के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन सभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का अगर हमें सिंपल फॉर्म लिखना हो तो इन सिंपल फॉर्म्स का ये जो रिलेशन बन के आता है उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। जैसे कि हम कभी कभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज करते हैं कि साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है? ये ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन है कि यहाँ पे अगर आप एक ही थीटा का साइन स्क्वायर मूल्य लेते हैं और कोस स्क्वायर मूल्य लेते हैं और उन सभी का अगर आप एडिशन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो ये एक रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे वेक्टर स्केलर कुछ इस तरह से फंक्शन ले लेते हैं और उन फंक्शन में आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में सभी में वेक्टर ऑपरेटर डेल का भी यूज करते हैं तो ये जो एक रिलेशन तैयार होता है इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट के भी दो प्रोडक्ट रूल बन के आएंगे, डाइवर्जेंस के भी दो प्रोडक्ट रूल बन के आएंगे और कर्ल के भी दो प्रोडक्ट रूल बन के आएंगे। और ये जो टोटल प्रोडक्ट रूल बनेंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं पहले प्रोडक्ट रूल के बारे में। तो देखते हैं कि ये जो पहला प्रोडक्ट रूल है तो ये पहला प्रोडक्ट रूल असल में कौन सा प्रोडक्ट रूल है और इसे हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो उसका पूरा का पूरा रिलेशन बन के आता है वो रिलेशन असल में किस तरह से प्रूव हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है वो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल कौन सा है? वो फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है ग्रेडियंट का। मतलब कि जैसे कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन को हम जानते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन होता है और अगर उस स्केलर फंक्शन के साथ आप वेक्टर ऑपरेटर डेल या तो वेक्टर ऑपरेटर नेबला को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई रिपीट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ना ही आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी है और ना ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो अगर आप उस स्केलर फंक्शन के साथ वेक्टर ऑपरेटर डेल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन बन के आता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये जो एक वेक्टर ऑपरेटर डेल
और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला ये स्केलर फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के आखिर में जो आपको एक टर्म देते हैं, वो टर्म कौन सी होगी, स्केलर या वेक्टर? तो वो टर्म बन के आएगी वेक्टर, क्योंकि एक स्केलर टर्म और एक वेक्टर टर्म का ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऑलवेज एक वेक्टर टर्म बन के आती है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन ये जो आपका पहला वेक्टर था, मतलब कि ऑपरेटर डेल था, उसकी डायरेक्शन से अलग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जब किसी एक वेक्टर टर्म के साथ एक स्केलर टर्म, मतलब कि एक स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, तो उसके कारण आपको ये जो रिजल्ट मिलता है वेक्टर के फॉर्म में, वो वेक्टर कुछ अलग तरह का ही वेक्टर होता है। वो आगे वाला ये जो आपका ओल्ड वेक्टर था, उस वेक्टर के फॉर्म के टाइप का नहीं होता है। तो ये है ग्रेडियंट का प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, किसे प्रूव करना है, एक प्रोडक्ट रूल को प्रूव करना है, जो कि ग्रेडियंट का प्रोडक्ट रूल है। तो ये हमें जो दिया गया प्रोडक्ट रूल है, वो प्रोडक्ट रूल कौन सा है, तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, कि जिसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी ना ही डॉट प्रोडक्ट है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। जो भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। मतलब कि यहाँ पे इन सभी टर्म्स के बीच में क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें इन टर्म्स को पहले रीड कर लेना चाहिए, फिर हम आगे ये देखते हैं कि हम इस टर्म्स को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, इस टर्म्स में क्या है, निब्ला इंटू एफ इंटू जी, मतलब कि यहां पे एक एफ है और एक दूसरा जी है। तो ये एफ और जी क्या है, ये एफ और जी दोनों एक स्केलर फंक्शंस है। तो इन दोनों स्केलर फंक्शंस का हमें पहले मल्टीप्लिकेशन लेना चाहिए, और उस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमें क्या यूज करना है, हमें इसके ऊपर एक वेक्टर ऑपरेटर डेल को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके इक्वल्स में हम क्या लिख सकते हैं, उसके इक्वल्स में हम लिख सकते हैं एफ इंटू नेबला इंटू जी प्लस जी इंटू नेबला इंटू एफ। मतलब कि हमने यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव का प्रिंसिपल यूज किया है। जैसे कि हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, और अगर दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर उस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप किसी ऑपरेटर को यूज करते हैं जो कि डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है, तो आपके पास उस मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या होता है, जरा देखिए, कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है x इंटू कोस ऑफ x। तो ये क्या है, यहां पे एक ये फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है कोस ऑफ x। तो ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो x है, दूसरा है कोस ऑफ x। तो इस मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन के ऊपर अगर आप यहां पे d बाई डी एक्स, मतलब कि ये कुछ डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर इस पूरे के पूरे इक्वेशन के ऊपर किस तरह से लागू होगा। तो देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से पहले एक टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्लस करके ये जो दूसरे का डिफरेंशिएशन हुआ था उसे हम कांस्टेंट कर देते हैं, और पहले का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, पहले हम x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा, x एज इट इज आएगा, इनटू यहां पे ये जो आपका ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किसके ऊपर लागू होगा, ये लागू होगा आपके दूसरे टर्म के ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स। तो कुछ इस तरह से टर्म हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ऑलवेज प्लस की साइन का यूज करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तो पहले टर्म ने हमने कोस का डिफरेंशिएशन किया था, तो दूसरे टर्म में हम कोस को क्या करेंगे, एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले टर्म में ये एक्स कांस्टेंट था, तो अब दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे इस पहली टर्म के ऊपर। तो क्या टर्म बन के आएगी, तो ये टर्म बन के आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां पे क्या गया,
यहाँ पे पहले हमने इस फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट कंसीडर किया, फिर दूसरे का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। दूसरे टर्म में हमने क्या किया, दूसरा ये जो टर्म था जो कि cos ऑफ x है, इसे हमने कांस्टेंट कंसीडर किया और पहले टर्म का क्या किया, डिफरेंशिएशन यूज किया। तो कुछ इस तरह से हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं या तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी दो अलग अलग फंक्शन है और उन दो अलग अलग फंक्शन का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद उसके ऊपर अगर आप वेक्टर ऑपरेटर डेल का यूज करते हैं तो इसे आप सिंप्लीफिकेशन करके किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे भी आप मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करके यहाँ पे इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन को प्रोवाइड कर सकते हैं या तो वेक्टर ऑपरेटर डेल को उन सभी फंक्शंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्वेशन साबित हो सकता है, मतलब कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स में ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड को लिखा है, क्या ये यहाँ पे साबित होता है। तो इसे साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे दो स्केलर फंक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल किसका है, ये प्रोडक्ट रूल ग्रेडियंट का है। तो ग्रेडियंट को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दो स्केलर फंक्शंस होने चाहिए। तो हमने ये कंसीडर किया है कि चलिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो स्केलर फंक्शंस है जिसमें कि एक स्केलर फंक्शन है f और दूसरा स्केलर फंक्शन कौन सा है, g है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कंसीडर कर लीजिए कि एक स्केलर फंक्शन f और दूसरा स्केलर फंक्शन g। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते जाएंगे और जितने टर्म्स की वैल्यूज हम यहाँ पे जानते हैं उन सभी टर्म्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और उन सभी वैल्यूज का मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके सिंप्लीफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे और उन सिंप्लीफिकेशन के कारण हमें यहाँ पे ये जो रीअरेंजमेंट्स मिलेंगे उन सभी रीअरेंजमेंट्स के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, आखिर में हमें ये राइट हैंड साइड की ये जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे प्रूव होके मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट रूल है वो प्रोडक्ट रूल असल में साबित हो सकता है। तो बात करते हैं इन सभी टर्म्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन की। तो कंसिडर कीजिए कि ये आपका इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारी क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स में हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नेबला इनटू एफ जी, मतलब कि ये आपका एफ और जी क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो अभी हमारे पास ये तो नहीं जानकारी है कि स्केलर फंक्शन में एफ के इक्वल्स में क्या है, जी के इक्वल्स में क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस एफ और जी को ऐसे ही एक टर्म मानकर कंसीडर करेंगे और इसे टर्म मानकर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एफ को स्केलर फंक्शन कंसीडर करना है और स्केलर फंक्शन को कहीं पे भी यूज करने के लिए या तो ऑपरेट करने के लिए जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं उन सभी मैथमेटिकल रूल्स को यहाँ पे बेसिकली ही फॉलो करना है। हमें यहाँ पे उन सभी रूल्स को किसी भी कीमत में यहाँ पे वेनिश नहीं होने देना है। बस इसी टर्म्स को कंसीडर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए नेबला इंटू एफ इंटू जी, तो नेबला क्या है, वेक्टर ऑपरेटर। तो हमने क्या कर दिया, इस नेबला की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ऑपरेटर और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है आपके इन दोनों स्केलर फंक्शन एफ और जी का। तो यहां पे आगे देखिए, तो ग्रेडियंट का प्रिंसिपल क्या है, ग्रेडियंट का प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास कोई एक स्केलर फंक्शन होता है तो इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन को आपको इन वेक्टर ऑपरेटर की सभी टर्म्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि हम ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे सभी टर्म्स को इंडिविजुअली सभी टर्म्स के साथ ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एफ और जी क्या है, ये इन सभी टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लीकेशन होने के कारण आपको यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से टर्म मिलेगी।
ये आपका आई कैरेट जैसे कि मैंने आगे लिख दिया है, जे कैरेट इसे भी मैंने आगे लिख दिया है, और के कैरेट इसे भी मैंने क्या किया है, आगे लिख दिया है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ इंटू जी, मतलब कि एफ और जी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरा क्या किया, डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ इंटू जी, मतलब कि यहाँ पे भी हमने इस एफ और जी को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल बाय डेल जेड एफ इंटू जी, तो यहां पे भी हमने तीसरी बार एफ और जी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब कि हमने यहां पे ब्रैकेट को ओपन करके इंडिविजुअल टर्म्स के साथ, ईच एंड एवरी टर्म्स के साथ इस एफ और जी को क्या कर दिया है, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि ग्रेडियंट का हमारा प्रिंसिपल है। क्योंकि ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी टर्म्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आगे क्या हो सकता है, आगे ये हमारा एफ और जी क्या है, ये एक टर्म है जो कि एक सिंगल ऑपरेटर्स के साथ डेरिवेटिव होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स और कोस ऑफ एक्स, इनके ऊपर अगर आप सिर्फ और सिर्फ डी बाई डी एक्स यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ईच एंड एवरी टर्म्स को एक बार कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और दूसरे को वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो इसके कारण आपको क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन मिलता है। लेकिन यहां पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर नहीं है, यहां पे क्या है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव के ऑपरेटर है। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे भी डेल बाय डेल एक्स, कुछ इस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव के ऑपरेटर को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल कंप्लीट डेरिवेशन में यूज होते हैं, वही सभी प्रिंसिपल्स कहाँ पे यूज होंगे, इन पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में। तो यहां पे भी हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी क्या करेंगे, एक्स को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और कोस ऑफ एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर ऐड करके हम क्या करेंगे, कोस ऑफ एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे एफ और जी दोनों स्केलर फंक्शंस का भी क्या करेंगे, इस तरह से इंडिविजुअल, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल का यूज करके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ये टर्म्स किस तरह से सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए क्या होगा, नेबला इंटू एफ जी इज इक्वल्स टू, यहां पे आई कैरेट्स को मैंने यहां पे क्या कर लिया, ब्रैकेट्स के बाहर ले लिया, और इस पूरे के पूरे टर्म को, मतलब कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ इंटू जी, इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहले मैंने क्या किया, एफ को कांस्टेंट कंसीडर किया और जी का क्या किया, डिफरेंशिएशन। फिर क्या किया, प्लस की साइन यूज करके जी को कांस्टेंट कंसीडर किया और एफ का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया इन दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करके डिफरेंशिएशन। और ये आई कैरेट इन दोनों टर्म्स को लागू हो सकती है, इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, यहाँ पे आई कैरेट। तो यहां पे इसी टर्म्स का यूज करके हम इस डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ इंटू जी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बन के आएगा, ये यहां पे ये बन के आएगा, जे कैरेट को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए और क्या करेंगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ जी, मतलब कि एफ को कांस्टेंट कंसीडर कर दिया और जी का डिफरेंशिएशन किया। फिर ऐड करके हमने क्या किया, जी को कांस्टेंट कंसीडर किया और यहां पे एफ का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। और तीसरी टर्म जो कि यहां पे है डेल बाय डेल जेड ऑफ एफ इंटू जी, इसे आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे आप इस ब्रैकेट के फॉर्मेट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो के ब्रैकेट को, सॉरी के टर्म को हमने क्या किया, के वेक्टर को हमने यहां पे बाहर यूज कर लिया और इस एफ को कांस्टेंट कंसीडर करके जी का डिफरेंशिएशन लिया और जी को कांस्टेंट कंसीडर करके इस एफ का डिफरेंशिएशन किया। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करके हमने इन सभी टर्म्स को क्या कर दिया, इंडिविजुअली सभी को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि ये जो आपकी टर्म्स है, ये सभी टर्म्स, इन सभी टर्म्स में ये जो आपके जी है, एफ है, यहाँ पे जी और एफ, ये जी और एफ, इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पे ऑपरेट्स के साथ लिख देंगे।
मतलब कि जैसे आप इन ऑपरेटर्स के साथ लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑपरेटर्स आपके इन स्केलर फंक्शंस के ऊपर क्या होने वाले हैं, ऑपरेट होने वाले हैं। तो ऑपरेट होने के कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जी, मतलब कि इस टर्म्स को डेल बाय डेल एक्स ऑफ जी की बजाय हम क्या लिख देंगे, डेल जी बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे ये टर्म्स थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो क्या होगा, डेल जी बाय डेल एक्स। तो इसी तरह से इन सभी टर्म्स को अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो ये क्या बनेगा, डेल जी बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल जी बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल जी बाय डेल जेड और डेल एफ बाय डेल जेड। तो कुछ इस तरह से आपकी ये जो सभी टर्म्स थी वो क्या हो गई, इस इक्वेशन में कंप्रेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस आई वेक्टर को, मतलब कि इस आई कैरेट को, जे कैरेट को और के कैरेट को, इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो आई कैरेट है, जे कैरेट है और के कैरेट है, ये दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लागू होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका पूरा का पूरा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए, ये आपका आई कैरेट यहाँ पे पहले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये आई कैरेट दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह से ये जे दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया और के इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया, यहाँ पे इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने इस एफ और जी दोनों स्केलर फंक्शन को मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डेंस में और ग्रेडियंट की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इन सभी टर्म्स को इंडिविजुअली सभी ऑपरेटर्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज होगा। तो हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल को फॉलो करके यहाँ पे इंडिविजुअली उसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। फिर हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को थोड़ी सी कंप्रेस करने की कोशिश की, मतलब कि ये जो आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ जी था उसे हमने क्या कर दिया, डेल जी बाय डेल एक्स। फिर क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रहने वाले इन तीनों वेक्टर्स को, मतलब कि आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को हमने ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म्स के साथ इंडिविजुअली पर्सनली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि ये जो आपकी लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को आगे हम कंटिन्यूअसली किस तरह से रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म में हमारे पास कुछ इस तरह से आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के कारण हमें कुछ इस तरह से तीन अलग अलग ब्रैकेट्स मिले थे। तो अब हमें इन तीन अलग अलग ब्रैकेट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है जिसके कारण यहाँ पे आप कुछ एक टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन निकालने के कारण आप यहाँ पे इन सभी टर्म्स को कोलैप्स करके एक छोटी सी टर्म्स को ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या तो कर्ल, कुछ इस तरह के प्रिंसिपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कि आपकी ये जो सभी तीनों ब्रैकेट्स की ये जो टर्म्स है, उन टर्म्स को आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आई कैरेट्स को कंसिस्ट करने वाली यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है। और यहाँ पे जे कैरेट्स को कंसिस्ट करने वाले कितनी टर्म्स है, यहाँ पे इतनी भी दो टर्म्स है। फिर के कैरेट्स को कंसिस्ट करने वाली भी यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे उसकी भी दो टर्म्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आई कैरेट की दो, जे कैरेट की दो और के कैरेट की दो दो टर्म्स है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप इस आई कैरेट, इस जे कैरेट और इस के कैरेट को यहाँ पे कॉमनली ले सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इन सभी टर्म्स में आगे ये जो प्रीफिक्स के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई होने वाला ये जो आपका टर्म है या तो इक्वेशन है, वो कौन सा है, वो आपका स्केलर फंक्शन एफ है। मतलब कि यहाँ पे डेल जी बाई डेल एक्स, डेल जी बाई डेल वाई और डेल जी बाई डेल जेड, इन तीनों टर्म्स के आगे यहाँ पे आपको
एफ फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये सभी टर्म्स मतलब कि ये 6 की 6 टर्म्स, ये पूरी की पूरी 6 की 6 टर्म्स है तो एडिशन के रिलेशन में, मतलब कि यहाँ पे इन सभी के बीच में क्या है, समेशन की साइन है। तो समेशन की साइन होने के कारण आप इन 6 की 6 टर्म्स को इंटरनली कहीं पे भी रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल कहीं पे भी वेनिश नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी 3 टर्म्स है, आई डॉट एफ इंटू डेल जी बाई डेल एक्स, जे डॉट, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन, इसे आप डॉट मत बोलिएगा, मैंने इसे डॉट इसलिए बोला है ताकि आप इन सभी टर्म्स को अलग लिख सकते हैं, वरना क्या होगा कि ये कैरेट सभी फंक्शंस के साथ मिल जाएंगे तो आप इन फंक्शंस को अच्छी तरह से डिस्क्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन सभी के बीच में डॉट लिखा है, लेकिन ये डॉट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन है। इसे डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करने की भूल मत कीजिएगा। तो ये क्या है, आई इंटू एफ डेल जी बाई डेल एक्स, फिर यहां पे है जे इंटू एफ डेल जी बाई डेल वाई, और यहां पे क्या है, के इंटू एफ डेल जी बाई डेल जेड। तो इन सभी टर्म्स में यहां पे प्रीफिक्स के फॉर्मेट में यहां पे एक एफ फंक्शन क्या है, यूज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, आई इंटू एफ डेल जी बाई डेल एक्स, चूंकि ये हमारा पहला टर्म है, फिर क्या है, जे इंटू एफ डेल जी बाई डेल वाई, जो कि ये हमारा दूसरा टर्म था, फिर क्या है, के इंटू एफ डेल जी बाई डेल जेड, जो कि ये हमारा तीसरा टर्म था। मतलब कि हमने यहां से इन तीनों टर्म्स को यूज करके क्या कर दिया, यहां पे कलेक्ट कर दिया। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बाकी बचे इन 3 टर्म्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन सभी टर्म्स में क्या है, ये जो आपका जी स्केलर फंक्शन है ना, ये जी स्केलर फंक्शन एज अ प्रीफिक्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस प्रीफिक्स को आप यहाँ से भी कॉमनली आउट ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपकी तीनों टर्म्स है वो तीनों टर्म्स कुछ इस तरह से कलेक्ट हो सकती है। तो क्या होगा, आई इंटू जे डेल एफ बाई डेल एक्स, तो यहां पे भी हो गया आई इंटू जी डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर यहां पे क्या है, जे इंटू जी डेल एफ बाई डेल वाई, तो यहां पे क्या होगा, जे इंटू जी डेल एफ बाई डेल वाई, फिर यहां पे क्या होगा, के इंटू जी डेल एफ बाई डेल जेड, तो यहां पे भी के इंटू जी डेल एफ बाई डेल जेड। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक एफ फंक्शन को कंसिस्ट करने वाली ये 3 टर्म्स और ये जी फंक्शंस को कंसिस्ट करने वाली ये 3 टर्म्स कुछ इस तरह से आपने रीअरेंज कर दी। अब आप क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स में से आप एफ को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और इन सभी तीनों टर्म्स में से आप जी को यहाँ पे कॉमनली आउट ले सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर ऑपरेटर की राइट हैंड साइड कोई टर्म होता है तो इसे आपको कहाँ पे कॉमन लेना चाहिए, राइट हैंड साइड कॉमन लेना चाहिए। और अगर ऑपरेटर की पहले मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई कोई टर्म होता है तो इस टर्म को आपको कहाँ पे कॉमन लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होगी मतलब कि यहाँ पे ये जो एफ टर्म्स है तो ये टर्म्स क्या है, इन सभी टर्म्स के ऊपर ये आपके डेल बाय डेल एक्स या फिर डेल बाय डेल वाई या फिर डेल बाय डेल जेड ये सभी ऑपरेटर उन सभी टर्म्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं। मतलब कि ये सभी टर्म्स इन ऑपरेटर्स से क्या है, अलग है, ये सभी ऑपरेटर्स उसके ऊपर लागू नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर ऑपरेटर की राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने जैसे जी को यूज किया है और इस फंक्शन में जैसे हमने यहाँ पे एफ को यूज किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटर की राइट हैंड साइड को लिखने वाली सभी टर्म्स के ऊपर ये ऑपरेटर लागू होता है। मतलब कि उन सभी टर्म्स का इस ऑपरेटर की कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि राइट हैंड साइड की ये जो सभी टर्म्स है उसे आपको राइट हैंड साइड ही कॉमन लेना चाहिए और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है उन सभी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड ही कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स के ऊपर कभी ऑपरेटर लागू नहीं होंगे, इसके कारण उसका डेरिवेशन नहीं होना है। और ये जो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है उन सभी के ऊपर ऑपरेटर्स लागू होने वाले हैं, जिसके कारण उसका क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम इस पहली टर्म्स में से यहाँ पे एफ को कॉमन ले लेते हैं
और इन सभी टर्म्स में से जी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास ये इक्वेशन रिजल्ट में बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पे इन सभी टर्म्स के अंदर सभी ऑपरेटर्स के साथ जी फंक्शन ही बचता है। सिमिलरली इस इक्वेशन में जी कॉमन लेने के बाद आपके इन सभी ऑपरेटर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एफ फंक्शन ही डिफरेंशिएट होने के लिए इन सभी ऑपरेटर्स के साथ बचता है। तो क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में से हम यहाँ पे एफ को तो पहले ही यहाँ पे बाहर ले चुके हैं, तो क्या करेंगे, जी को भी यहाँ पे कॉमनली राइट हैंड साइड यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपका कलेक्टिव टर्म था वो ब्रैकेट कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपका आई कैरेट और डेल बाय डेल एक्स कुछ इस तरह से रह गए, लेकिन जी को आपने क्या कर लिया, इंडिविजुअली सभी टर्म्स में से बाहर ले लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आई इंटू डेल बाय डेल एक्स, जे इंटू डेल बाय डेल वाई और के इंटू डेल बाय डेल जेड कुछ इस तरह से टर्म ही बचेगी। और क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एफ और राइट हैंड साइड में जी कॉमन आउट हो गए। और लास्ट टर्म में भी ये होगा कि यहाँ पे ये जी भी आगे निकल के आ गया और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में से ये आपका डिफरेंशिएट होने वाला फंक्शन एफ भी क्या हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बाहर कॉमन आ गया। तो इसके कारण आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक फंक्शन का फॉर्मेट मिल जाता है कि जिसमें आप इस एफ को सिर्फ एफ के फॉर्मेट में, इस जी को सिर्फ और सिर्फ इस जी के फॉर्मेट में एज इट इज लिखने के बाद आप अगर देखते हैं तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट असल में ऑपरेटर डेल है, क्योंकि ऑपरेटर डेल का ये इक्वेशन क्या है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट। तो ये तो हो गई आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में जो टर्म है इसे आप लिखिए कि ये वेक्टर ऑपरेटर डेल है और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन जी है। तो कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे इस टर्म को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये आपका जी होगा और ये ब्रैकेट वाली टर्म है, फिर से ये आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल, जो कि किसके ऊपर लागू होने वाला है, वो लागू होने वाला है आपके इस स्केलर फंक्शन एफ के ऊपर। तो क्या हो गया, यहाँ पे सभी टर्म्स में एफ फिर वेक्टर ऑपरेटर डेल जो कि लागू होता है जी के ऊपर, और यहाँ पे ये जी और ये वेक्टर ऑपरेटर डेल जो कि लागू होने वाला है एफ के ऊपर। तो यहाँ पे आप वेक्टर ऑपरेटर डेल को तो नेबुला लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ब्रैकेट में इस टर्म्स को मैंने यहाँ पे नेबुला से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इक्वेशन फाइनल में क्या बन के आया, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आया, नेबुला इंटू एफ इंटू जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू नेबुला इंटू जी प्लस जी इंटू नेबुला इंटू एफ, जो कि ये हमारा पहले दिया गया जो कि बेसिक फंक्शन था, बेसिक प्रोडक्ट रूल था, वो यहाँ पे प्रूव होता है। तो हमने यहाँ पे यूज किसे किया था, लेफ्ट हैंड साइड को। और जैसे ही हमने मैथमेटिकल टर्म्स का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लिया और मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो किया, तो क्या मिला, तो हमें यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट के बाद और सभी टर्म्स को फॉलो करने के बाद हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड फॉलो करके मिल जाती है। तो इस तरह से ये प्रूव हो सकता है कि ये जो आपका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट रूल था वो आपके डिफरेंशिएशन का ये जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है ना, उसी की तरह से लिखा जा सकता है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन को पहले कांस्टेंट कंसीडर करना है और दूसरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, फिर उसे ऐड कर दीजिए किसमें, जो दूसरा टर्म था उसे कांस्टेंट करके पहले टर्म का डिफरेंशिएशन लेकर। मतलब कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा तो आप उसी मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करके आप यहाँ पे इस ग्रेडियंट के पहले प्रोडक्ट रूल को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या ये इक्वेशनली मेंटेन हो सकता है। मतलब कि जो इक्वेशन की प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या इन सभी प्रायोरिटीज के ऊपर ये खरा साबित होता है। तो देखते हैं कि ये खरा साबित होने के लिए इसे अपने आप में क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट रूल था वो प्रोडक्ट रूल का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन कुछ इस तरह से था,
नेबला इंटू एफ इंटू जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू नेबला इंटू जी प्लस जी इंटू नेबला इंटू एफ। तो जैसे कि हम सभी रूल्स को जानते हैं या तो फिजिक्स की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, तो फिजिक्स की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर आपका इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है तो उस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है, जैसे कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो वो साइड आपकी राइट हैंड साइड को पूरी के पूरी तरह क्या करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए। अगर उसे सभी फॉर्मेट्स के ऊपर और सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के बाद उसे अगर ये बैलेंस करती है, तो बैलेंस करने के बाद ही आप ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन 100% इक्वालिटी में आता है। तो स्टेटमेंट क्या है, इन दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर टर्म। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वेक्टर टर्म है। देखिए वेक्टर टर्म है या नहीं ये किस तरह से साबित हो सकता है, तो याद कीजिए हमने यहाँ पे एफ और जी दोनों फंक्शन को क्या कंसीडर किया था, दोनों को हमने स्केलर कंसीडर किया था। तो क्या होगा कि ये जो आपका एफ फंक्शन है और ये जो आपका जी फंक्शन है वो दोनों स्केलर है। तो स्केलर फंक्शन का अगर आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो आपको क्या मिलना चाहिए, वो भी आपको एक स्केलर ही मिलना चाहिए। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जो हमारे सभी नंबर्स है, मतलब कि ये आप कंसिडर करिए 2 है, फिर आप कंसिडर कीजिए 3 है, तो ये 2 और 3 ये नंबर्स है, लेकिन साथ में ये सभी स्केलर भी है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स का मतलब कि इन दोनों स्केलर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको 2 into 3 होकर यहाँ पे मिलेगा 6। तो ये जो 6 मिलता है, ये 6 भी क्या है, ये 6 मतलब कि ये 6 भी एक आपके लिए स्केलर टर्म ही है। मतलब कि अगर आप दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, वो भी आपको एक स्केलर ही मिलेगा। तो क्या होगा, ये एफ इंटू जी, तो ये एफ फंक्शन और ये आपका जी फंक्शन दोनों स्केलर होने के कारण उसका ये जो मल्टीप्लिकेशन बन के आएगा वो मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, एक स्केलर टर्म ही बन के आएगा। तो अगर आप इस स्केलर टर्म के ऊपर कंसीडर कीजिए कि ये एफ और जी का मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर टर्म बन के आता है वो स्केलर टर्म कंसीडर कीजिए कि कोई एक ए है। तो ये आपका ए जो स्केलर टर्म है, इस स्केलर टर्म के ऊपर अगर आप इस ऑपरेटर डेल को यूज करते हैं, मतलब कि डेल इनटू, ये कंसीडर क्या करना है, इनटू ए, ये आपका स्केलर फंक्शन और उसके ऊपर ये वेक्टर ऑपरेटर डेल। तो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन बन के आएगा ये क्या है, ये तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन में तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वो रिजल्ट हमें एक वेक्टर टर्म मिलती है। मतलब कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये एक वेक्टर टर्म है। तो अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब कि hence to maintain the equality and purity of this equation right hand side must be a vector term। तो मतलब कि इस इक्वेशन को आप अगर इक्वालिटी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं इसकी प्योरिटी को, तो क्या होना चाहिए कि इसकी राइट हैंड साइड भी वेक्टर टर्म आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने ग्रेडियंट की डेफिनेशन को फॉलो करके ये बोल दिया कि एफ और जी दोनों स्केलर फंक्शन होने के कारण उन स्केलर फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, एक रिजल्ट में एक स्केलर टर्म मिलेगी। और ये रिजल्ट में मिलने वाली स्केलर टर्म का अगर आप नेबला या तो डेल ऑपरेटर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट वो भी हमें एक वेक्टर टर्म मिलेगा। मतलब कि इस इक्वेशन में आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी वेक्टर टर्म है। तो इस इक्वेशन में आपकी ये राइट हैंड साइड टर्म भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर ही होनी चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसकी राइट हैंड साइड भी वेक्टर टर्म बनती है। तो देखिए इस इक्वेशन में एफ इंटू ऑपरेटर डेल इंटू जी, तो ये जी क्या है, एक स्केलर टर्म है। इस स्केलर टर्म के ऊपर आप क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं वेक्टर ऑपरेटर डेल को। तो ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन बन के आएगा वो तो ग्रेडियंट की एक डेफिनेशन है, तो वो क्या बन के आएगा, वो एक
वेक्टर बन के आएगा। तो इस वेक्टर के साथ मतलब कि ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट क्या है? वो ब्रैकेट आपका वेक्टर है। तो इस वेक्टर के साथ आपको मतलब कि इस ब्रैकेट के साथ आपको क्या करना है? एक और स्केलर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एक और स्केलर टर्म को अगर आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के साथ आप स्केलर टर्म को या तो किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है? वो आपको रिजल्ट में एक वेक्टर ही मिलता है। तो ये किस तरह से होगा कि ये आपकी पहली टर्म जो है, वो पहली टर्म भी क्या बन के आएगी? रिजल्ट में ये एक वेक्टर बन के आएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि कंसीडर कीजिए कि ये आपका 2 टाइम आई कैरेट ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर के साथ आप एक मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हैं किसका? एक स्केलर टर्म का। तो कंसीडर कीजिए कि वो एक स्केलर टर्म 3 है। तो क्या होगा? 3 इंटू 2 टाइम आई। तो ये 2 टाइम आई आपका वेक्टर टर्म था, क्योंकि यहाँ पे आपका नेबुला इंटू जी ये भी क्या है? एक वेक्टर टर्म है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है? ये आपका एफ, जो कि एक स्केलर फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा स्केलर फंक्शन कौन है? 3 है। तो इसे अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज में देखा था, या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में देखा था, क्या होता है कि ये आपका 3 वाला टर्म इस वेक्टर के साथ, इस मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? 6। लेकिन ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ये आई कैरेट, वो तो यहाँ पे इक्वेशन में आएगा ही आएगा। तो क्या होगा? ये स्केलर इनटू ये वेक्टर का टर्म आपको रिजल्ट में एक वेक्टर मिलता है। मतलब कि यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी आपको ये एफ इंटू डेल इंटू जी ये जो टर्म है वो आपको क्या मिलेगा? वो भी आपको यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे ये तो प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड की दोनों टर्म में से ये पहली टर्म जो है वो क्या है? वो यहाँ पे वेक्टर है। तो अब हमें इस तरह से ही दूसरी टर्म को भी देखना है। तो दूसरी टर्म में क्या है? जी इंटू ऑपरेटर डेल और मल्टीप्लिकेशन विथ एफ। तो ये भी कुछ इसी तरह का ऑपरेशन है। मतलब कि इस स्केलर के साथ पहले वेक्टर ऑपरेटर डेल मल्टीप्लाई होगा, जो कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन के कारण आपको एक वेक्टर मिलेगा, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मतलब कि वेक्टर के साथ ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा, और ये रिजल्ट में आपको फिर से क्या देगा? रिजल्ट में भी आपको ये फिर से क्या देगा? एक वेक्टर टर्म। तो क्या होगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो आपके दोनों टर्म्स है वो क्या आते हैं? वेक्टर टर्म्स बन के आते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप वेक्टर टर्म्स बोलते हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है। देखिए, 2 टाइम आई कैरेट प्लस 2 टाइम आई कैरेट। तो आप क्या करते हैं? 2 टाइम आई कैरेट, 2 टाइम आई कैरेट, दोनों वेक्टर टर्म्स है। तो दोनों वेक्टर टर्म्स का एडिशन करने के लिए आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स में आई कैरेट को कॉमन ले लेते हैं। मतलब कि क्या होगा? 2 प्लस 2, और ये आपका आई कैरेट क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो इसके कारण क्या होगा? 2 प्लस 2 विल बी 4 टाइम आई कैरेट। मतलब कि रिजल्ट में आपको ये जो आंसर मिला 4 टाइम आई कैरेट, वो क्या बन के आया? वो एक वेक्टर टर्म ही बन के आया। मतलब कि इन दोनों वेक्टर टर्म्स का एडिशन भी क्या बनेगा? इन दोनों का एडिशन भी बनेगा एक वेक्टर टर्म। मतलब कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी एक वेक्टर टर्म है, और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? ये एक वेक्टर टर्म है। तो कुछ इस तरह से हमने इस ग्रेडियंट के पहले प्रोडक्ट रूल को हमने क्या किया? यहाँ पे प्रूव किया, और साथ में ये भी देखा कि क्या ये प्रोडक्ट रूल साबित होने के बाद अपने इक्वेशन की ये जो प्योरिटी है, इस इक्वेशन की प्योरिटी को और इस इक्वेशन की इक्वालिटी को क्या ये पूरी की पूरी तरह मेंटेन कर पाता है? तो हमने ये देखा कि इस इक्वेशन में इसके लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर टर्म बन के रहेगी, और उसी के कारण इस इक्वेशन की ये जो राइट हैंड टर्म बन के आएगी वो भी क्या बन के आएगी? वो भी यहाँ पे एक वेक्टर टर्म ही बन के आएगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट रूल का ये जो प्रूफ था, वो प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसी तरह से अलग अलग सभी प्रोडक्ट रूल्स को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं,
तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि इसके प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रोडक्ट रूल के वीडियोस एक ही साथ मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप इस प्रोडक्ट रूल की इस लेक्चर नोट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज कर सकते हैं। वहां से आपको ये पूरी की पूरी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी।